पार्टनरशिप ख़त्म होकर नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या है, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो साथ साथ पुरानी ख़त्म होती है और नई साथ साथ स्टार्ट हो जाती है। यानी कि उन लोगों के इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं। समझ रहे हो बेटा? ये नहीं है कि ख़त्म हो जाती है, ख़त्म एक तरफ ख़त्म होती है साथ साथ दूसरी शुरू भी हो जाती है। अगर उनके बीच पार्टनरशिप बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसका मतलब फर्म ख़त्म हो गई। समझ रहे हो? ओके। हाँ जी। तो ये चीज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप में उनके रिलेशनशिप बदल गए। पुरानी पार्टनरशिप कम्स टू एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप अराइजेज एट द सेम टाइम। जैसे अगर पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट बांटते थे, 3 पार्टनर थे, इक्वल प्रॉफिट बांटते थे, अब उन्होंने 2:1 बांट लिया, तो उनका जो इक्वल प्रॉफिट वाला जो उनका एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया और 2:1 वाला एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया साथ साथ। पहले 2 पार्टनर थे, अब नए एक और पार्टनर एडमिट हो गया, तो पुराने 2 पार्टनर्स का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और साथ साथ 3 पार्टनर्स का एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स। उसमें पार्टनरशिप एंड नहीं होती, एंड होकर साथ साथ नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। और जब पार्टनरशिप बिल्कुल एंड हो जाए तो इसका मतलब क्या है, फर्म का एंड हो गया। ठीक है? तो उस दिन मैंने आपको इसकी थ्योरी क्लास हमने थ्योरी इसकी सारी की थी, पार्टनरशिप बाय कोर्ट कैसे होती है, कब कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, कब डिसोल्यूशन एट विल होता है, वो सारा हमने डिटेल में किया था। आज हम करेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जब डिसोल्यूशन होती है तो फर्म के, देखो जो आपको ये बैलेंस शीट स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, दिख रही है बेटा? बैलेंस शीट दिख यस रही है? मैम। जैसे मान लो ये 2 पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, जो 5:3 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे, उनकी ये आपको एक बैलेंस शीट नज़र आ रही है ना? अब इस बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट होने का मतलब क्या है कि फर्म के पास ये सारे अकाउंट खुले हुए हैं। एक क्रेडिटर अकाउंट खुला हुआ है, एक वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट खुला हुआ है, उनमें सब में बैलेंसेस हैं। बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि जितने भी फर्म के अकाउंट हैं और उनमें बैलेंस बचे हुए हैं। बैलेंस का मतलब उनकी एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम है, तो हमने उसमें बैलेंस बचा हुआ है। डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा हुआ है। और अगर उनकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो डेबिट साइड पर बैलेंस बचा हुआ है। तो जो बैलेंस, जिन अकाउंट में बैलेंस बचे हुए होते हैं वो सारे के सारे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको पता है बेटा, बैलेंस शीट क्या होती है? हाँ जी, बताया आपको बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट का क्या बेसिस होता है? बैलेंस शीट में क्या होता है कि हम जितने भी खर्चे होते हैं बेटा, आपको पता है वो तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। लेकिन जिन अकाउंट में हमारे बैलेंस बचे हुए होते हैं उन अकाउंट को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है बैलेंस शीट। यानी हमारे जो एसेट्स के बैलेंस हैं वो हमारी लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बैलेंस के बराबर होने चाहिए, तभी हम कहते हैं हमारी बैलेंस शीट हो गई। शीट जो है हमारी बैलेंस हो गई है। ठीक है? हर अकाउंट के बैलेंस हमारे जब दोनों साइडें मिल गई तो हम उसको कहते हैं बैलेंस शीट होना। और इन सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस हमारे पास होते हैं। अब देखो, अब मान लो कोई बिजनेस फर्म जो है, मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तो क्या होगा कि ये सारे अकाउंट जितने भी चल रहे हैं वो सारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है? सबसे पहला काम क्या होगा, हमें सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रियलाइज़ करना है। रियलाइज़ करना मतलब कैश में कन्वर्ट करना। और उसमें हमारे पास कौन कौन से अकाउंट एक तो नया अकाउंट खोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बेटा? एक अकाउंट हमारा होता है रियलाइजेशन अकाउंट। एक हम कैपिटल अकाउंट जो होते हैं पार्टनर्स के, उनको टच मतलब उनको नहीं बंद करते। एक हम बैंक अकाउंट को बंद नहीं करते। यानी कि जब डिसोल्यूशन होता है तो हमारे पास ये 3 अकाउंट के बैलेंस केवल रह जाते हैं, और बाकी के जितने भी आपको ये अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी अकाउंट्स दिख रहे हैं बाकी के, इन सब को हम कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब इनको ख़त्म करके इन 3 अकाउंट में ही कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होंगे। तो बेटा वो चीज़ हमें देखनी है कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहले देखो, कैश एट बैंक का अगर हम एसेट साइड की बात करें
तो देखो आपको कैश एट बैंक दिखाई दे रहा है, और कैश एट बैंक यानी कि ये हमारा बैंक का बैलेंस है। इसको हमने ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट तो एज इट इज़ चलता रहेगा, इसको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना। यानी 3 अकाउंट हमारे पास है। रियलाइजेशन अकाउंट हमने नया खोला, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो हमारा खुला हुआ है लेकिन हमें उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, और बैंक अकाउंट जो हमारा खुला हुआ है उसमें हमें ट्रांसफ़र नहीं करना। बाकी के जितने भी अकाउंट हैं उनको हमें या तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो देखो, जैसे अब जितनी भी एसेट्स हैं इन सबको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में उनकी इस बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफ़र करना है। अब देखो बेटा, इसमें जो ये डेटर्स हैं आपको 20,000 रुपये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डेटर्स का बैलेंस तो 20,000 है, और एक प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट अलग है जिसका बैलेंस 600 है। तो दोनों का नेट अमाउंट 19,400 आया है। तो ये दो अलग अलग अकाउंट हैं जिसको हम बैलेंस शीट में एक साथ रिलेट करके दिखाते हैं। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आपने इन अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, एक एंट्री करेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कहाँ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और ये वाली ये जो प्रोविज़न की एंट्री है इसको भी हम अलग से करेंगे। यानी एक एंट्री तो ये हो गई ना हमारी, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री हम करेंगे, जो प्रोविज़न हमने किया था उसको ट्रांसफ़र कर दिया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमारा ये लेस करके रख रखा था ना, ये एक्चुअली में हमारी क्या है, एंट्री है क्रेडिट साइड की। तो हम इसको टू रियलाइजेशन, इसको भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। कितने से, जो इसका अमाउंट था 600 रुपये, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये एंट्री ट्रांसफ़र कर दी। ये मैं आपको एंट्रीज जानबूझकर दिखा रही हूँ इस तरह से करके, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि हमें बैलेंस शीट किस तरह से, एक तरह से इसको कहते हैं बैलेंस शीट को हमने खाली कर देना है। ये हो गया, देखो ये वाला हमारा ये अमाउंट सारा ट्रांसफ़र हो गया रियलाइजेशन में, और बैलेंस शीट हमारी खाली हो गई। अब जैसे ये स्टॉक है, ये हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं बेटा सारी को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। स्टॉक की वैल्यू क्या है, 25,000। तो मैं इसको भी यहाँ से खाली कर दूंगी। खाली करना मतलब कट करके एक तरह से अलग से एक एंट्री बना दी हमने यहाँ पर। ये देखो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, है ना। और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारी बुक्स में दे रखी हो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 25,000। तो मैं यहाँ पर इसको, जैसे आप करते हो ना, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिखने में प्रॉब्लम नज़र आ रही है मेरी, लेकिन हमने इसको करना है इसी तरह से 25,000। तो ये मैंने इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो देखो ये यहाँ से, यानी कि एक तरह से क्या हुआ, यहाँ से ये भी ख़त्म हो गया बैलेंस शीट में से। अब बचा हमारी फिक्स एसेट्स, इसको भी हमने इसी तरह से ट्रांसफ़र करना है, सेम इसी तरीके से। ये देखो इसकी वैल्यू क्या थी, फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, 80,000। तो हमने 80,000 को इसको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। अब हमारी क्या बचा, ये एक तरह से देखो ये हमारी ये वैल्यूज़ कहाँ गई, सारी यहाँ से ख़त्म हो गई, और कहाँ चली गई, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। अब ये बचा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, बेटा इसको भी ट्रांसफ़र करना है।
लेकिन इसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करना, इसको हमने करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कौन है? एक्स। देखो ये डेबिट साइड है, तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टनर्स का, जैसे हम करते थे ना एडमिशन और रिटायरमेंट के चैप्टर में, कि हमें एसेट साइड की कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है पार्टनर्स में, तो वो पार्टनर्स के डेबिट साइड होगी और वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर बैलेंस पड़ा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड जो है ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कितना है अमाउंट, कितना था उसका, 2400 रुपीज़। तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू एक्स, टू पार्टनर्स कैपिटल लिख रही हूँ मैं अभी यहाँ पर, आप समझ लेना इसको कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ भी हमने ट्रांसफ़र कर दी, तो ये भी कहाँ चली गई, पार्टनर्स के पास, तो बैलेंस शीट में से ये भी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब ऐसे हमने क्या किया, देखो पूरी एसेट साइड को खाली कर दिया और एसेट साइड पर केवल एक अकाउंट बचा है जिसको हम बोलेंगे कैश एट बैंक, क्योंकि ये अकाउंट चलना है तो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सेम चीज़ अब हम करेंगे क्रेडिटर्स की, लाइबिलिटी की साइड। लाइबिलिटी के साइड भी जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको ट्रांसफ़र करते जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हमने एसेट्स का किया, लेकिन क्या है, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया था, यहाँ पर अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बच्चे आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, समझ में आ रहा है मैं क्या इसमें क्या हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमने क्या क्या चल रहा है बेटा, कुछ समझ में आ रहा है ये चीज़? हाँ जी बच्चे, देखो क्लास में होते तो हमें उस पर ब्लैक बोर्ड पर दिखाई देता, यहाँ पर हम क्या कर रही हूँ ये मैं अब बता सकते हो? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं है बेटा, बताओ। यहाँ पर मैं इस तरह से करवा रही हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? बोल ही नहीं रहा है बच्चे, बताओ। हाँ जी, 12th क्लास। मैम। हाँ जी, यस मैम। ये एंट्रीज आपको समझ में आ रही है, ये मैं क्या कर रही हूँ, यस मैम। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है ये क्या किया है मैंने, पहला काम क्या करना है हमें, हम्म क्या कर रहे हैं ये, हम कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? मैम पहले आप बैलेंस शीट प्रिपेयर की। बेटा बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ मैं, बैलेंस शीट को खाली कर रही हूँ। बैलेंस शीट को खाली करने का मतलब क्या है, बैलेंस शीट के सारे बैलेंसेस को मैं, ये तीन जो अकाउंट है मैंने बताया, एक रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जो चीज़ जहाँ जानी चाहिए, ये तीन अकाउंट हमने बनाने होते हैं रियलाइजेशन के टाइम, मतलब डिसोल्यूशन के टाइम, और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो या तो इस अकाउंट में या इस अकाउंट में या इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती हैं। तो मैंने क्या किया है, एसेट साइड की सारी चीज़ें ली, वन बाय वन बहुत सारी चीज़ें थी एसेट साइड पर, उनको सबको मैंने अलग अलग जगह ट्रांसफ़र किया। जैसे डेटर्स थे, यहाँ पर डेटर्स थे, तो मैंने ये बताया, दिखाया आपको कि बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचा और उसको मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। प्रोविज़न था, प्रोविज़न लाइबिलिटी साइड की चीज़ थी, उसको मैंने रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दिया। स्टॉक था यहाँ पर, स्टॉक को भी मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो बैलेंस शीट में से वो चीज़ हटती चली गई, बैलेंस शीट एक तरह से खाली होती गई है। अब यही काम मैंने लाइबिलिटी साइड से किया। यहाँ लाइबिलिटी साइड आपका क्रेडिटर्स अकाउंट पड़ा था, उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसकी बुक वैल्यू पर। समझ रहे हो? अब ये यस मैम। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और मैंने कल की आपको क्लास में बताया था
कि हमें वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है जिनकी कोई मार्केट वैल्यू, और लायबिलिटीज़ आपने वो ट्रांसफ़र करनी है जो आपने अमाउंट किसी को पे करना है। अब फंड जो है, ये आपने जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम में देखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी है तब तो आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होने चाहिए? इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ से हमने उठाया, और जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र किया था, ऐसे हम इसको देखो ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर? कहाँ होना चाहिए बेटा? मैम कैपिटल हाँ अकाउंट। जी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो चीज़ हमारी बिक सकती है, जिसके बदले में हमें पैसे मिल सकते हैं, उन चीज़ों को तो हमने करना है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? एक वो अकाउंट जिसमें हमें पैसे रियलाइज़ करने हैं। रियलाइज़ करना मतलब कैश में कन्वर्ट करवाने हैं। ठीक है, वो चीज़ें तो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी, या तो हमें कैश देना है या कैश हमें लेना है, वो सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन जो चीज़ें पार्टनर्स में बँटनी हैं, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, सिर्फ पार्टनर्स में बांटनी है, बैलेंस तो उनके भी ख़त्म करने हैं, तो उनको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है बेटा? हाँ जी, ये इसका अमाउंट क्या होगा? ये तो अच्छा, ये इसका अमाउंट कितना था? 5800। तो हमने ये पार्टनर्स को 5800 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब देखो और किस चीज़ का बैलेंस है बेटा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेटा? पता है आपको ये क्या होता है? 12th क्लास। प्रोविडेंट फंड के बारे में आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में पढ़ा है या नहीं? प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉयज़ का रिटायरमेंट के टाइम दिया जाने वाला पैसा। यानी जब फर्म के एम्प्लॉय रिटायर होते हैं, फर्म को छोड़कर जाते हैं, तो फर्म उनको उनकी रिटायरमेंट के टाइम पैसा देती है। तो ये एक तरह से एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? बिज़नेस के आउटसाइडर माने जाते हैं, वो बिज़नेस के पार्टनर नहीं हैं, और ये इनके लिए कंपलसरी पेमेंट होती है जो फर्म को पे करनी ही पड़ेगी। तो हमें ये प्रोविडेंट फंड एक आउटसाइडर की लायबिलिटी है, तो हमें इसको भी पे करना कंपलसरी है। तो इसलिए हम इसको भी इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। हमें रियलाइजेशन अकाउंट में वो सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है जो बिक सकती हैं, और सारी वो लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है जो आउटसाइडर्स के की तरफ हैं, यानी जो हमें आउटसाइडर्स को कंपलसरली पे करनी है, वो सारी लायबिलिटीज़ भी हमें ट्रांसफ़र करनी है। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा रहे हो, तो बेटा कैसे ऐसे कैसे पढ़ाई होगी ये? या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप सुन नहीं रहे हो। कुछ कुछ मुझे बताओ तो सही। आप लोग दिखाई भी नहीं दे रहे हो मुझे। हाँ जी, ये मैंने प्रोविडेंट फंड को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो ये जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया तो इसकी भी वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो गई। तो अब आप देखोगे बैलेंस शीट बिल्कुल जो हमारी चल रही थी वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ हमारे पास एक तो कैश एट बैंक अकाउंट बचा है, और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बचा है, इसका बैलेंस बचा है। बाकी जितनी भी चीज़ें थी बैलेंस शीट में शुरू में थी, उन सबको हमने एक नया अकाउंट बनाना है। जनरल एंट्रीज़ मैंने आपको ये करके दिखाई हैं। आपका पेपर में जनरल एंट्री का क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? हमें जनरल एंट्रीज़ करके सारे के सारे जो बैलेंसेस हैं उनको बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। ऐसी सारी एसेट्स को जो मार्केट में जिनकी वैल्यू हो, और सारी लायबिलिटीज़ को जो थर्ड पार्टी की हो, और जो बैलेंसेस अदरवाइज पड़े हैं जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स है, या हमारे पास जितने भी रिजर्व्स पड़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है, वो हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
अब जब हमारा ये सारा काम हो गया तो देखो अब हम इसका एक अकाउंट बना लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट जैसे कि हम बनाते हैं अकाउंट, वो दिखा दे रही हूँ बनाकर आपको। हाँ जी, ये जो मैंने एंट्री की थी ना वही सारी यहाँ पर लिख रहे हैं। टू डेटर्स, ये मैं अब जब तो जनरल एंट्री की थी, अब हम जो है इसका एक्चुअल अकाउंट बना रहे हैं। 20,000 डेटर्स हो गए। इसके बाद स्टॉक, $25,000। फिर है फिक्स्ड एसेट्स, 80,000। ओहो, ये हमने जो बुक वैल्यू पर थी, देखो ये एक नए अकाउंट में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं। और इधर को हम करेंगे जो हमने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, एक तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से किया। इसका अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया हमने, 600 रुपये। और रियलाइजेशन में क्या डाला है, क्रेडिटर्स को। ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज़ थी हमने उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से डेबिट साइड किया, जो है जितनी भी एसेट्स थी वो सारी हमने डेबिट साइड कर दी हैं, और जितनी भी लायबिलिटीज़ थी वो सारी हमने क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करके अपनी बैलेंस शीट को ख़त्म कर दिया। ठीक है बेटा, ये हमारी एक तरफ एसेट साइड है और एक तरफ हमारी ये लायबिलिटी साइड है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, ये हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें इस अकाउंट, इन एसेट्स को सेल करना। ये क्या है, ये हमारी सारी जो वैल्यू दिखा रखी है, ये दिखा रखी है मैंने बैलेंस शीट की वैल्यू पर, जो बैलेंस शीट में गिवन है। अब हमें देखना है, क्वेश्चन में नीचे गिवन होगा कि आपकी ये वैल्यूज़, ये चीज़ें बिकी कैसे। तो उसके लिए देखो, ये चलो ये मैंने जैसे एडमिशन पार्टनर का लिया है। अच्छा, ये देखो, ये कह रहे हैं डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स आर ऑल गुड का मतलब क्या है कि आपको जितने भी डेटर्स हैं उन सब से आपको पैसा मिल गया। अब देखो ये जो एसेट्स हैं इनका क्या होगा, इसकी अब चलिए अब हम एक बार थ्योरी कर लेते हैं। इन एसेट्स का क्या होगा, जो भी एसेट्स हैं वो क्या होगी, या तो एसेट्स जो हैं उनकी तीन चीज़ें होंगी। एसेट्स जो हैं कहाँ जाएंगी, आइदर सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश, या तो उनके बदले में कैश आ जाएगा, या वो एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन बाय पार्टनर्स, या तो उनको पार्टनर्स ले लेंगे। ठीक है, या जो है उनको क्रेडिटर्स ले लेंगे। एसेट्स को कौन ले लेगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब तीनों ही केसेस में बेटा ध्यान रखना कि तीनों ही केसेस में एक एंट्री होगी, क्या, तीनों ही केसेस में आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। देखना बेटा ध्यान रखना, टू रियलाइजेशन। अब आपने ये देखना उस एसेट का हुआ क्या। देखिए अगर आपने उस एसेट के बदले में कैश आ गया तो आपने लिखना है कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, जैसे मान लो आपका स्टॉक है 25,000 का स्टॉक है, वो 30,000 में बिक गया, तो अब आपने देखना है कि वो बिका कितने में, आपने उस वैल्यू पर एंट्री करनी है।
ठीक है, जैसे कि मान लो स्टॉक आपका 3,000 में बिक गया, तो आपने एंट्री 3,000 पर 30,000 पर करनी है। अगर वो स्टॉक आपका पार्टनर ने ले लिया, मान लो बिल्डिंग है वो पार्टनर ने ले ली, तो आपने पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट क्या होगा तीनों ही केसेस में, चाहे वो कैश के बदले में बिका या आप किसी पार्टनर ने ले लिया, आपने रियलाइजेशन को ही क्रेडिट करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रियलाइजेशन। अब आपने जैसे ये नहीं करना कि उसमें मान लो उसमें लिखा है स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर ए, तो आपने ये नहीं लिखना कि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब के बैलेंसेस एक अकाउंट में मर्ज हो गए हैं, जो कि है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने जितनी भी एंट्रीज करनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करनी है, अपने मतलब किसी अकाउंट का अपना नाम नहीं लिखना। जैसे मान लो सपोज ये कहते हैं फिक्स एसेट्स सोल्ड फॉर कैश ₹30,000, तो आप क्या एंट्री करोगे बेटा इसमें? बेटा आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही मेरी? आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। फिक्स आ रही एसेट्स, है वॉइस। हाँ, फिक्स एसेट्स सोल्ड फॉर कैश ₹40,000, क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या एंट्री होनी चाहिए? अभी अभी मैंने आपको बताया, कोई भी एसेट बिकेगी तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा डिसोल्यूशन के टाइम? मैम फिक्स्ड एसेट्स। मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, फिक्स एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट करना है। आपने अब किसी भी एसेट का अपना नाम नहीं लिखना, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है जनरल एंट्रीज में। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन कहता है कि फिक्स एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर ए, क्या एंट्री होनी चाहिए? पार्टनर ए ने ली हैं तो पार्टनर ए का नाम आएगा। पार्टनर ए ने ली हैं तो क्या आएगा? एज कैपिटल डेबिट टू 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 क्या होगा? मैम हाँ, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। बेटा किसी भी एसेट का नाम अपना नहीं लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, ओके मैम। हाँ। अब मान लो वो कहते हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ₹5,000, क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश डेबिट टू कितने रुपए से? 5,000 से। अब आपने देखना नीचे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब 5,000 से आपने एंट्री कर दी, अब क्या होगा आगे बताओ? टू क्या करूं? बताओ टू क्या होगा? कैश डेबिट ₹5,000 फ्रॉम डेटर्स। तो आपने किसी भी एसेट का नाम नहीं लिखना, चाहे वो डेटर हो कुछ भी, आपने केवल एक ही एंट्री करनी है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ रहे हो? यस मैम। हाँ जी। मान लो कहते हैं पार्टनर बी टुक ओवर बिल्डिंग, क्या एंट्री होगी? फॉर पार्टनर बी टुक ओवर बिल्डिंग ₹9,000, क्या एंट्री होगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू बिल्डिंग जो, रियलाइजेशन हाँ अकाउंट। जी, इसमें भी किसी भी एसेट का अपना नाम नहीं होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? वही जो भी उन्होंने अमाउंट आपको दे रखा है वो लिखना है। कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट दे रखी हो, फिर क्या करेंगे? हाँ जी बोलो। कई बार कोई लिखा होता है जैसे देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट, जैसे एक टाइपराइटर था,
मान लो फर्म के पास जो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसको भी बेच दिया 1,000 रुपये में। टाइपराइटर तो आपकी एसेट में था ही नहीं, बैलेंस शीट में वो बेच दिया 1,000 रुपये में। ऐसा हो जाता है कि कई बार कोई चीज़ हमारे पास, मान लो कोई पुराना कंप्यूटर हो गया और उसको हम डेप्रिशिएट कर करके हमने अपनी बैलेंस शीट में से जीरो कर दिया उसको, लेकिन वो कंप्यूटर थोड़ा ना उड़ गया, कंप्यूटर तो हमारे पास है स्क्रैप वैल्यू पर। अब वो कंप्यूटर हमने मान लो 2,000 रुपये का बेच दिया, पुराना कंप्यूटर जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन 2,000 रुपये में बिक गया। अब बताओ क्या एंट्री होगी? बताओ कोई बच्चा, क्या एंट्री होगी? मैम अनरिकॉर्डेड एसेट टू रियलाइजेशन। बेटा अनरिकॉर्डेड नहीं, हमें ना सिर्फ ये देखना वो लिया किसने, वो कैश बिका ना, तो बेटा कैश, उसके बदले में Yes, ma'am. हमारे पास क्या आया? 2,000 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब उसमें हमें ये कहना ही नहीं, हमें सिर्फ कभी भी कैसी भी एसेट बिके आपको रियलाइजेशन को ही क्रेडिट करना है, चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो। समझ रहे हो? और डेबिट आपने हमेशा उसी चीज़ को करना है, अगर पैसे आ गए तो पैसों को डेबिट करो, पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर को डेबिट करो। समझे? मान लो हमारे पास एक टाइपराइटर था जिसको पार्टनर बी ने ले लिया, एक टाइपराइटर था जिसको पार्टनर बी ने ले लिया, बताओ क्या एंट्री होगी? बताओ। बताओ क्या एंट्री मैम होगी? 20 हाँ जी बताओ। 20 कैपिटल डेबिट, बिल्कुल ठीक। टू 20, रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल ठीक बेटा, आप समझ में आया ना? आपने टू रियलाइजेशन ही करना है। आप, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि एंट्री किसकी है? तो आप ना नरेशन में लिख देना टू, नरेशन जो लिखोगे ना आप अगर जनरल एंट्री कर रहे हो, टू अनरिकॉर्डेड जो टाइपराइटर टेकन ओवर बाय बी, यानी आपने नरेशन में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप एंट्री में लिखोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हर एंट्री, चाहे वो एसेट्स की, कैश बिकी हो तो कैश डेबिट करके, किसी पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर को डेबिट करके आपने एंट्री को क्रेडिट ही करना है, रियलाइजेशन को ही क्रेडिट करना है। आपने उस एसेट का नाम नहीं लिखना। अगर आप नाम लिखना है तो आपने वो नाम केवल नरेशन में लिख सकते हो, आपको एंट्री में नहीं लिखना। ठीक है? अब कई बार बेटा ऐसा होता है कि वो एसेट ना तो कैश में बिकी, ना किसी पार्टनर ने ली, बल्कि हमारे किसी क्रेडिटर ने कहा कि मेरे पैसे देने की बजाय मुझे ये सामान दे दो। समझ रहे हो? जैसे कोई पार्टनर ने कहा कि सॉरी, हमारा कोई क्रेडिटर है जिसने हमारे से पैसे लेने थे, उसने कहा मुझे पैसे की बदले ना अपना स्टॉक दे दो, जो आपके स्टॉक में सामान पड़ा है ना वो दे दो। अब क्या करेंगे बेटा? अब एंट्री कैसे होगी? जैम्बो, मैम क्रेडिटर्स जो है वो डेबिट हो जाएगा। बेटा क्रेडिटर्स तो के तो अकाउंट ही खत्म हो गया, मैंने बताया ना आपको, क्रेडिटर का तो अकाउंट ही नहीं है। अब क्या यस मैम। होगा, है ना? तो देखो इसमें अब मैं आपको पहले क्रेडिटर्स का रूल समझा देती हूँ। आपको एसेट्स का रूल समझ में आ गया? एसेट्स बेचने का रूल समझ में आ गया? एसेट्स कैसे डिस्पोज होंगी? आया समझ में रूल क्या है एसेट्स को डिस्पोज करने का? बेटा अभी तो बताया आपको, समझ में नहीं आया आपको कि रियलाइजेशन को ही क्रेडिट करना है, कैश, यस मैम। है ना? ऐसे ही जब आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो उसका रूल क्या है? आपने रियलाइजेशन को ही डेबिट करना है। ठीक है? रियलाइजेशन डेबिट टू, टू क्या करेंगे? जैसे मान लें आपने क्रेडिटर्स को पैसे दिए, तो पैसे दिए तो पैसे गए, तो यहाँ पर आप लिख दोगे टू कैश, लेकिन दिए किसको है? क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को नहीं लिखना, आपने लिखना है रियलाइजेशन को। अब आपको कैसे पता चलेगा हमने क्रेडिटर्स को पे किए? तो आपने यहाँ पर लिखोगे बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ यस मैम। हाँ। तो अब मान लो किसी कोई, ये तो हो गया कि अगर आपने कैश पे किया, मान लो आपने
किसी आउटसाइडर का लोन पार्टनर ने पे कर दिया, जैसे आपके ना क्वेश्चंस में वाइफ के लोन या हस्बैंड के लोन बहुत चलेंगे, जैसे लोन ऑफ एज वाइफ पेड बाय ए। अब ए की वाइफ क्या है, फर्म के लिए आउटसाइडर है, ठीक है, उसका आपने लोन को डिसोल्यूशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। आउटसाइडर का जो भी पैसा है वो आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। अब मान लो वाइफ का लोन है, एज वाइफ लोन वॉज टेकन ओवर बाय ए, यानी ए ने कहा कि मैं अपनी वाइफ का लोन खुद पे कर दूंगा। अब बताओ उसकी एंट्री क्या होगी। ए की वाइफ आउटसाइडर है, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो उसको अगर ए ने पे करने के लिए कह दिया तो आप रियलाइजेशन को ही डेबिट करोगे। चाहे कोई भी पे करे, आपने रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करना है। टू टू कौन होगा बेटा, आप बताओ, इसमें पैसा कैश तो गया नहीं है ना, तो हमारे पास केवल 3 ही अकाउंट है, तो आप इसमें टू एज कैपिटल पार्टनर। देखो आपने ना केवल इन जो जर्नल एंट्रीज है उसमें या तो रियलाइजेशन अकाउंट का यूज़ कर कैश अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है, या ए पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट क्रेडिट करना है। यहाँ पर ए ने कहा मैं अपने आप लोन पे कर दूंगा, तो आपने ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। आया समझ में? यस मैम। हाँ जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे टेकन ओवर बाय बी। बी ने कहा कि मैं जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें खर्च कर दूंगा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो बैलेंस शीट में थे ही नहीं, लेकिन बी ने कहा मैं पे कर दूंगा। क्या एंट्री होगी? मैम रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का डेबिट हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ। टू, आपने बी बोला था ना। हाँ जी, बी ने बोला था तो बी इज कैपिटल। आया यस समझ मैम। में? यस मैम। हाँ, तो अब रूल क्या हुआ कि जब भी कोई लायबिलिटी पे ऑफ होगी, कोई भी लायबिलिटी, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, ठीक है। जब भी कोई एसेट रियलाइज होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बात समझ में आई? और डेबिट क्या होंगे? जब रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है तो नीचे क्रेडिट या तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होंगे, अगर उन्होंने कहा कि हम पे कर देंगे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होंगे। अगर हमें बदले में कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। ऐसे एसेट्स में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, या तो कैश होगा या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा। ये बात क्लियर है? अब देखो, जब एसेट रियलाइज हुई तो हमने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, जब लायबिलिटी पे ऑफ हुई तो हमने रियलाइजेशन को डेबिट किया, है ना। अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसमें एक साथ लायबिलिटी भी पे ऑफ हो रही हो और एसेट भी हमारी बिक रही हो, यानी कि जैसे कि स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। अब ऐसी कंडीशन में बताओ क्या हो रहा है। बताओ बेटा क्या हो रहा है। स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। मैम वॉइस, हाँ जी मैं वॉइस ब्रेक हो रही थी। बेटा, मैम स्टॉक, वॉइस हाँ ब्रेक हो मैं रही बता थी। रही हूँ। देखो आपको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी एसेट जब हमारे पास से जाएगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ये बात समझ में आ गई आपको। यस मैम। कोई लायबिलिटी पे ऑफ होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा, ये बात समझ में आ गई आपको। यस मैम। अच्छा, और चलो रियलाइजेशन तो हमें पता चल गया कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये बात हमारी फिक्स हो गई। क्रेडिट, उसकी अपोजिट एंट्री क्या होगी, या तो कैश होगी या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, यस मैम। है ना। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें एक साथ ही हमारी लायबिलिटी भी पे ऑफ हो रही हो और हमारी एसेट भी बिक जा रही हो हमारे पास से, तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन बताओ कौन सी हो सकती है। जब किसी क्रेडिटर ने कहा कि मैं आपकी ये एसेट ले रहा हूँ, मेरे पैसे इससे पूरे हो जाएंगे। हो सकता है, ऐसा होता है या नहीं होता? यस मैम होता है। हाँ, होता है ना। जैसे किसी क्रेडिटर ने कहा कि ठीक है, आप मेरे पैसे देने की बजाय ना मुझे अपनी मशीन दे दो, मुझे पैसे देने की बजाय अपना स्टॉक दे दो, ऐसा हो सकता है बेटा? मैम। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लो कोई क्रेडिटर ये कहता है कि आप मुझे ना पैसे की बजाय ना अपना स्टॉक दे दो, सामान दे दो, मैं बेच लूँगा अपने आप, तो ऐसे में क्या हो रहा है, एक तरफ तो क्रेडिटर पे ऑफ हो रहा है ना, और एक तरफ हमारी एसेट भी बिक रही है साथ साथ। हो रही है ना ऐसा? यस मैम।
हाँ, अब बताओ ऐसे में एंट्री क्या होगी। ऐसे में बेटा एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारा क्रेडिटर पे हो गया, है ना। और टू रियलाइजेशन ही, यानी कि रियलाइजेशन ही डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी एक एसेट भी बिक रही है। तो अब हम ऐसी कंडीशन में, और सेम अमाउंट से होगा, तो हम इसको कह देते हैं नो एंट्री। आपकी अगर पेपर में आए ना इस तरह की ट्रांजैक्शन जरूर आएगी, तो आप या तो ये वाली एंट्री, एक जनरल एंट्री पूरी करके दिखा दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, या आप उसमें ज़रूर अपने हाथ से लिखो नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि सेम अकाउंट में डेबिट भी हो रहा है, सेम अकाउंट में क्रेडिट भी हो रहा है, ये एक तरह से कंट्रा एंट्री हो रही है। उसी अकाउंट में एक ही अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होना, तो आप उसमें नो एंट्री लिखोगे और नरेशन में लिखोगे बिकॉज बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एट दिस वैल्यू, जिस वैल्यू पर उसने लिया है। बेटा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में नीचे आपको वैल्यू दे रखी होगी कि वो किस वैल्यू पर उसको ले रहा है या दे रहा है। आया समझ में? यस मैम। हाँ, चलिए अब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, एक बार उसको पूरा करते हैं। ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई जो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर बनाया है? ये क्या कर रखा है मैंने, ये समझ में आया ये आपको? बेटा अपने डाउट्स तो क्लियर करो साथ साथ मुझे आप। ये मैंने क्या किया, जो हमें एक बैलेंस शीट गिवन थी क्वेश्चन में, जो रिजोल्यूशन से पहले एक बैलेंस शीट थी, उसमें सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ थी। तो मैंने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को क्या किया, वहाँ से ख़त्म कर दिया, पूरी को ख़त्म कर दिया, और कहाँ ले गई, एक नए अकाउंट में जिसको हमने कहा रियलाइजेशन अकाउंट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ था, उसको क्योंकि बदले में पैसे तो आ नहीं सकते थे, तो वो मैंने पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बैलेंस बचा था, उसे भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब मेरा काम क्या है, मैंने पहला काम तो ये किया, अपनी बैलेंस शीट को खाली किया, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब मुझे ये एसेट वन बाय वन बेचनी है। सपोज़ अब मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि डेटर्स आर ऑल गुड एंड रियलाइज्ड इन कैश। सपोज़ ये हमारा एक ट्रांजैक्शन ये हो गई, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, इसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पर? अब देखो अपोजिट साइड, ये देखो डेटर्स ट्रांसफ़र तो मैंने यहाँ करे हैं 20,000 में, और यहाँ पर जो है अब रियलाइज़ हो रही है, तो आप ध्यान करो मैंने एंट्री क्या कही है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना, यानी आपने यहाँ लिखना है, क्या लिखोगे, बाय कैश। कैश आ गया ना। अब आप कहोगे किस चीज़ का कैश, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो डेटर्स। कितना आया, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब कितना आया, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू पर ये था वो ही लिख देंगे यहाँ पर, 20,000 में बिक गया। अब मान लो आगे कह रहा है स्टॉक इंक्लूड्स दी 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स एंड टेकन ओवर बाय ए एक्स, पार्टनर एक्स है। स्टॉक टेक, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ट्रांजैक्शन को सिंपल क्वेश्चन बना दे रही हूँ। स्टॉक टेकन ओवर बाय एक्स एट ₹22,000। अब बेटा मुझे नहीं पता है स्टॉक कितने का था, सिर्फ मैंने ये देखा कि स्टॉक को जो है एक्स ने ले लिया 22,000 रुपये में, 22,000 रुपीज़ में। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? मैम एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। हाँ जी, तो अब यहाँ पर मैं, यहाँ पर क्या लिखूँगी, यहाँ पर मैं क्या मैम करूँ, क्या लिखूँ बेटा, बाय मैम बाय एक्स एक्स। कैपिटल, है ना। यस मैम। हाँ, और इसको मैं ब्रैकेट में कैसे लिख दूंगी, साथ में मुझे क्या पता क्या है, तो यहाँ लिखूंगी मैं स्टॉक, वो सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए। और वैल्यू क्या डालूंगी, अब मुझे नहीं पता स्टॉक कितने का था, मैंने उसने कितने का लिया मैंने वो डालना है, 22,000। ठीक है, देखो एक्चुअली में स्टॉक था 25 का, इसने 22 का लिया, तो मैंने 22 डाल दिया। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स वर रिवैल्यूड एट ₹70,000 एंड हाफ ऑफ द एसेट्स, इसमें मान लो आगे लिखा है
हाफ ऑफ द एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड रेस्ट वर टेकन ओवर बाय बी। अब इसमें देखो क्या होगा बताओ। पहले तो एसेट्स की वैल्यू इन्होंने 70,000 मानी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये एक्चुअली में कितने की थी, है ना। अब इन्होंने कहा 70,000 की वैल्यू हुई है और उसको उन्होंने हाफ ऑफ द एसेट्स वर टेकन ओवर बाय हाफ ऑफ द एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड रेस्ट वर टेकन ओवर बाय बी। बताओ क्या होगा इसका। मैम कैश अकाउंट डेबिट हाँ जी, एंड मैम यहाँ क्या लिखूंगी मैम बेटा। लिया था। हाफ तो कैश में भी की और हाफ जो है बी ने ले ली। ओके मैम 20 अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट वेरी क्रेडिट। गुड। दोनों का 35,000 रुपये लिखकर अब यहाँ बताओ मैं कैसे लिखूँ इसको। बाय मैम बाय कैश अकाउंट डेबिट बेटा यहाँ कैश। बाय कैश और क्या लिखूंगी मैं, 1/2 ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, यस मैम पहचान के लिए। और यहाँ पर वैल्यू क्या लिखूंगी, यहाँ पर क्या लिखूँ इसका 30 35,000। एक मिनट। हाँ जी, यहाँ क्या लिखूँ, कितना लिखूँ मैम बेटा। 35,000। वेरी गुड, 35,000, वेरी गुड। अब यहाँ और क्या लिखूँ बताओ, अभी तो आधी भी की है ना। मैम बाय एक्स एक्स कैपिटल एक्स ने अकाउंट। लिया वाई ने लिया, एक्स नहीं लिए, ओके मैम बाय ओके वाई। वाइज कैपिटल जिसने लिया ना उसका नाम लिखेंगे, वाइज यस सर। कैपिटल। हाँ जी, क्या लिखूँ ब्रैकेट में, हाफ रेस्ट। हाफ ऑफ, रेस्ट का मतलब हाफ ही तो ली ना उसने भी, यस फिक्स्ड मैम एसेट्स, ठीक है। हाँ जी, फिर आगे अब यहाँ क्या लिखूँ। मैम 35,000। वेरी गुड, 35,000। चलो हो गया। अब देखो क्या सारी एसेट्स बिक गई हैं क्या इनकी। 3 एसेट्स थी ना, देखो डेटर्स के भी बदले में पता चल गया क्या हुआ, स्टॉक का भी पता चल गया कितने में बिकी। हमें यहाँ पर ये वैल्यू की कोई मतलब नहीं है। अब ये बिकी कितने में हमने वो लिखी है यहाँ पर। अब हमें ऐसे ही लायबिलिटी का करना है। लायबिलिटीज़ में मान लो उन्होंने कुछ नहीं दे रखा, सपोज क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आपने अपने आप पे करना है। अब मान लो उन्होंने लिखा है क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय ए बाय एक्स एट 10% डिस्काउंट। उन्होंने जो है ना कह दिया कि 10% लेस पर हम कर लेंगे। अब बताओ क्या होगा। मैम एक्स तो रियलाइजेशन डेबिट होगा और एक्स क्रेडिट। वेरी गुड, यानी रियलाइजेशन के मैं डेबिट साइड लिखूं क्या, टू क्या लिखूं यहाँ पे बेटा, मैम एक्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल। एक्स कैपिटल। वेरी गुड। अब वैल्यू क्या आएगी बताओ, वैल्यू क्या आएगी, क्या अमाउंट डालूं यहाँ पर। उन्होंने कहा 10% डिस्काउंट है ना, 10% डिस्काउंट का है ना। अब मुझे देखना पड़ेगा थे कितने के, 15,000 के। अब उसने कितने में ले लिया, उनको 10% लेस कर लिए ना, यानी 1,500 रुपये कम, 13,500, ठीक है। अब क्वेश्चन में मान लो ना ये कहा है प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन साइलेंट है। तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी आपको अपने आप मानना है कि ये पेमेंट हुई है, समझ रहे हो इसको। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कोई एसेट या लायबिलिटी ना भी की हो, क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ ना कहा गया हो, तो आप उसको अपने आप से कैश करके शो करना, क्योंकि ये तो भी पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, प्रोविडेंट फंड। और अब इसको किस वैल्यू पर करोगे, जब क्वेश्चन में कुछ ही नहीं कह रखा तो अब आप क्या करोगे, पे तो करोगे ही, है ना। तो हम क्या करेंगे, उनकी जिस वैल्यू पर थे वो उसी वैल्यू पर कर देंगे। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यू दे रखी हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी हो तो आपको उसको बुक वैल्यू पर रियलाइज करना है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, देखो दोनों लायबिलिटी थी वो पे हो गई। अब ये प्रोविज़न का क्या करें बच्चे, प्रोविज़न का क्या किया जाए बेटा। ये रियलाइज़ नहीं होगा, ये सिर्फ हमारा एक रिजर्व था एसेट के अगेंस्ट, तो इसका कुछ नहीं करना, इसको आपने छोड़ देना है। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो जितनी भी एसेट्स थी वो रियलाइज़ हो गई, तीनों बिक गई, है ना। 2 लायबिलिटी थी वो ऑफ पे ऑफ हो गई। अब क्या करेंगे बेटा आप, अब इसको हम अकाउंट को क्लोज करेंगे,
कैसे करेंगे? हम इसको टोटल कर लेंगे जैसे हम हमेशा करते रहे हैं। टोटल कर लिया, ये आ गया 1,48,500। अब इसी को मैं जो है इस साइड का भी टोटल करती हूँ, फिर देखते हैं कौन सा ज़्यादा आता है। ये आया 1,37,600। इसका मतलब क्या है बेटा? बताओ क्या करूँ अब मैं इसमें? कैसे बैलेंस करते हैं? इसका टोटल आया 1,48,500, इसका टोटल आया 1,37,500। देख रहे हो ना इसका टोटल? इस साइड का टोटल क्या आया? 1,37,600। अब क्या करूँ बेटा? इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई एक सेकंड, रुक जा रुक जा रुक जा। कौन है? मैडम रिटर्न लेना है। अच्छा एक बार ऊपर आ जाओ। खुला है क्या दरवाजा? यहीं से दे दीजिए मैडम। अच्छा यहीं से दे दो। ये पकड़ा जाएगा, गिर ना जाए। हाँ नहीं अभी आएंगे, शाम को दे देंगे। हाँ कल ले लेना फिर। ठीक है भैया। हाँ जी, तो क्या करेंगे बेटा? अब हम क्या करेंगे? 1,48,500 में से हम माइनस करेंगे, बैलेंस करते हैं ना? Yes, ma'am. 1,48,500 माइनस 1,37,600 कितना आया? 10,900। ये मैंने माइनस करके देख लिया ना, 10,900। इसको हम यहाँ डाल देंगे ना, तो देखो जब 10,900 डल गया तो देखो नीचे का बैलेंस अपने आप इक्वल हो गया ना। तो अब हम क्या करें? 10,900 का क्या करेंगे बेटा? हम उनकी रेशो 5:3 थी, उसमें बांट देंगे। यहाँ लिखेंगे हम बाय एक्स कैपिटल और बाय वाई कैपिटल, है ना? क्या रे कितना आएगा बताओ? बता सकता कोई बच्चा कितना आएगा? कितना अमाउंट है? 10,900 इंटू 5/8, 6,812 रुपये एक के पास चले जाएंगे, 6,800 और दूसरे के पास बाकी के पैसे, है ना? कितने जाएंगे? इसके पास जाएंगे करीब 3,188। नहीं कितने जाएंगे देखो, 10,900 इंटू 3/8, 4087, 4088 कर दिया ना, बराबर कर दिया। तो इस तरह से इनके पास ये पैसे चले जाएंगे। तो ये आपका क्या बन गया? कैपिटल अकाउंट बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे का इस क्वेश्चन को पूरा करना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। चलिए अब हम क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ जी, ये समझ में आ गया आपको रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? Yes, ma'am. चलिए।